दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच निर्मला सीतारमण ने बड़ा दिल दिखाया और किसानों की झोली ऐसी भरी जितनी की अब तक किसी सरकार ने नहीं भरी होगी, जिसे देखकर किसानों के नाम पर काला कपड़ा पहनकर बजट का विरोध करने आए कांग्रेसी सांसदों की बोलती बंद हो गई। निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि कैसे कांग्रेस किसानों के नाम पर पॉलिटिकल स्टंट कर रही है और कैसे मोदी सरकार किसान की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य का पीछा कर रही है। निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के बजट में सरकार ने कृषि कर्ज लक्ष्य को इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। ये लक्ष्य पिछले साल तक 15 लाख करोड़ रुपए था। एमएसपी 1.5 गुना ज्यादा भुगतान दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल किसानों को गेहूं के 75,000 करोड़ रुपए मिले और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 40,000 करोड़ रुपए तय किए गए। इसके अलावा एमएसपी पर फसल खरीद का कर्ज तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार ने कहा कि वह किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमएसपी में मूलभूत परिवर्तन किया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करना है। सरकार ने बताया कि फसल खरीद का कार्य तेजी से चल रहा है। 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था और 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और इसी प्रकार गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हो गई। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में 90 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,974 करोड़ रुपए हो गई। सरकार ने किसानों को ऋण देने की राशि को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है। इसके तहत पशुपालन, मत्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र में जोर होगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन ग्रीन के दायरे का विस्तार हो रहा है। इसके तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। आने वाले साल में सरकार का लक्ष्य ई-नैम से 1,000 और मंडियों को जोड़ने का है। मोदी सरकार हर बजट में कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ा रही है, मगर फिर भी सरकार हर बार अपने लक्ष्य से अधिक लोन किसानों को दे देती है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार का टारगेट 10 लाख करोड़ का था, लेकिन किसानों को कुल 11.68 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया गया। पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि किसान और ग्रामीण गरीबों पर सरकार मुख्य रूप से ध्यान देना जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा था कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6.11 करोड़ रुपए किसानों का बीमा करके सरकार के जीवन में उजाला कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भड़काऊ ट्वीट करके अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ ट्विटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक साथ अभियान छेड़ दिया है। सरकार ने 250 ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट्स को फिलहाल रोक दिया है, जो कि भड़काऊ बातें फैला रहे थे। वहीं भारत में कई ट्विटर अकाउंट्स पर रोक लगाने के साथ साथ ट्विटर ने कारवां मैगजीन के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि हमें किसी अधिकृत संस्था से इस बारे में अनुरोध प्राप्त होता है तो समय समय पर किसी विशेष देश में कुछ सामग्री पर समय समय पर रोक लगा दी जाती है। सूत्रों का कहना है कि इन ट्विटर अकाउंट्स पर ये रोक हालात सामान्य हो जाने तक सिर्फ अस्थायी तौर पर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि ये वो ट्विटर अकाउंट्स हैं जिन्होंने 30 जनवरी को मोदी किसानों की हत्या की योजना बना रहा है हैशटैग चलाते हुए फर्जी भड़काऊ ट्वीट्स किए थे। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने वामपंथी प्रोपेगेंडा मीडिया संस्थान द कारवां इंडिया के हैंडल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब कारवां न तो ट्विटर के माध्यम से कोई कंटेंट शेयर कर सकता है और न ही अपने वामपंथी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकता है। फेक न्यूज के सहारे दंगा भड़काने से लेकर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ ट्विटर पर की गई कार्रवाई तो होनी ही थी। सो हुई। ट्विटर ने वामपंथी प्रोपेगेंडा मीडिया संस्थान द कारवां इंडिया के हैंडल पर रोक लगा दी है। फेक न्यूज फैलाने वाले द कारवां इंडिया के ट्विटर हैंडल पर अकाउंट विद होल्ड लिखा जा रहा है। दरअसल कारवां इंडिया ने एक लेख के माध्यम से दावा किया था कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इस तरह राजदीप सरदेसाई और सिद्धार्थ वरदराजन ने भी झूठ फैलाया था। सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं राजदीप को इंडिया टुडे ने ऑफ एयर कर दिया। कारवां के अलावा संयुक्ता और किसान एकता मोर्चा का भी हैंडल रोक दिया गया। ट्विटर ने यह बताया कि एक लीगल मामले के परिणाम स्वरूप कारवां के हैंडल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसके बाद लिबरल गिरोह के कुछ लोगों का रुदन भी शुरू हो गया।
सैकत दत्ता ने दावा किया कि भारत में सभी मीडिया संस्थान खतरे के दौर से गुजर रहे हैं और उन पर तलवार लटक रही है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब कारवां के बाद अल्ट न्यूज की बारी है, क्योंकि वो भी ऐसी हरकतें करता ही रहा है। कारवां ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक को लेकर भी एक फेक न्यूज फैलाई थी। इस लेख के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो माफी भी मांगी, लेकिन बेशर्म कारवां के खिलाफ केस चलता ही रहा। मैगजीन में एक लेख के माध्यम से बिना किसी सबूत के आरोप लगाया गया था कि विवेक डोभाल कई कंपनीज के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं और उन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी को व्हाइट किया। राजदीप सरदेसाई ने तो राष्ट्रपति भवन तक को फेक न्यूज से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी को करारा पत्र लिखा और इसके बाद राजदीप सरदेसाई को ऑफ एयर कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी के नाम पर राजनीति की दुकान चला रहे शिवसेना की तबीयत कर्नाटक के डिप्टी सीएम गोविंद करजोल ने हरी कर दी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद को एक नया मोड़ देते हुए गोविंद करजोल ने ये कह डाला कि छत्रपति शिवाजी मराठा नहीं, महाराज कन्नड़ थे और लगे हाथ उन्होंने उद्धव ठाकरे को इतिहास की शिक्षा लेने की भी सलाह दे डाली। असल में इसी सीमा विवाद को लेकर हाल ही में संजय राउत ने गोविंद करजोल को इतिहास पढ़ने की सलाह दी थी। उसी पर पलटवार करते हुए गोविंद करजोल ने बहस को एक नया आयाम दे दिया। करजोल ने कहा कि उद्धव ठाकरे को इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी के पूर्वज बेलियप्पा एक कन्नड़ थे और कर्नाटक के गदग जिले के सोरतूर के रहने वाले थे। एक ऐसा समय आया था कि जब गदग को भारी सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा, तब बेलियप्पा को वहां से पलायन कर महाराष्ट्र का रुख करना पड़ा। उनके ही वंश की चौथी पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने बेलगावी में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेलगावी, करवाल और निप्पाणी सहित 800 गांवों पर कर्नाटक के दावे की 1968 में गठित महाराज कमेटी ने पुष्टि की थी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में जो आंतरिक कलह चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बयान दिया। उत्तर पश्चिम कर्नाटक स्थित बीजापुर के रहने वाले करजोल ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि जिन छत्रपति शिवाजी के नाम पर उनकी पार्टी का नामकरण किया गया है और जो इस पार्टी के प्रमुख आइकन हैं, वही कन्नड़ हैं। शिवाजी भोसले को कोंकण के रायगढ़ में 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था। उन्होंने औरंगजेब की गुलामी से एक बड़े क्षेत्र को स्वतंत्रता दिलाई थी। हाल ही में उद्धव ने कहा था कि जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता, तब तक कर्नाटक की राज्य सीमा पर मराठी भाषी लोगों के वर्चस्व वाले क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन तमाम एफआईआर्स के बाद भी शशि थरूर नवरीत सिंह की ऑटोप्सी को लेकर फर्जी दावा करने के दावे से नहीं चूके। माना जा रहा है कि अब शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किया जा सकता है। 31 जनवरी को शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि नवरीत की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ठुड्डी और कान की हड्डियों में छेद था। इसके बाद थरूर ने सवाल उठाया कि क्या डॉक्टर्स को चुप कराया गया है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में द वायर की रिपोर्ट का हवाला दिया। ये और बात है कि इसी वजह से द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अपने दूसरे ट्वीट में थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें गोली के घाव का आरोप लगाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सीएमओ मनोज शुक्ला का बयान मौजूद है। इसमें उन्होंने कहा था कि जमीन पर तेज गति से टकराने की वजह से घाव बने होंगे और नवरीत की मौत तब हुई थी जब वह पुलिस बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पलट गया। रिपोर्ट में आगे नवरीत के परिजनों की बात दोहराई गई है, जिनका कहना था कि ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स में से एक को गोली का घाव नजर आया था। फिलहाल डॉक्टर्स ने मीडिया या किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करने के लिए साफ मना कर दिया है। हास्यास्पद ये है कि जिन मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर ये लोग फेक न्यूज वाली लिंक शेयर कर रहे हैं, उसी मीडिया संस्थान के संपादक पर न सिर्फ एफआईआर हो रही है, बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रोका जा रहा है। जैसे ही थरूर, सरदेसाई समेत कई लोगों ने दावा किया कि गणतंत्र दिवस पर दंगाई नवरीत की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी पर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर में शशि थरूर, इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मृणाल पांडे, कौमी आवाज के एडिटर जफर आगा, कारवां मैगजीन के एडिटर
और संस्थापक परेशनाथ, कारवां के एडिटर अनंतनाथ और इसके एग्जीक्यूटिव एडिटर विनोद के जोश और एक अज्ञात शामिल है। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को राजदीप सरदेसाई पर आईपी स्टेट पुलिस थाने में आईपीसी की धारा आपराधिक षड्यंत्र, दंगे भड़काना, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमानित करना और जनता में भय पैदा करने का उद्देश्य के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में परेशनाथ, अनंतनाथ, विनोद के जोश, मृणाल पांडे और जफर आगा का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी शशि थरूर और 6 अन्य लोगों पर नवरीत सिंह की मौत के मामले में फेक न्यूज फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले पेपरलेस बजट पेश करने की शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन का जिक्र किया। सीतारमण ने कोविड महामारी से भारत की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन का जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था, फेथ इज द बर्थ दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। मतलब कि विश्वास वह चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। सीतारमण ने कहा कि इतिहास में ये पल एक नए युग की सुबह का है, जिसमें भारत उम्मीद की भूमि बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही ये तय मान लिया गया कि बंगाल पर निर्मला सीतारमण की ज्यादा नजर है, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट में बंगाल ही नहीं, उन सभी राज्यों पर खास फोकस किया गया है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। बीजेपी में गैर भाजपा शासित राज्यों पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके के साथ मिलकर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए निर्मला सीतारमण की इनायत तमिलनाडु पर ज्यादा रही। केरल में चुनाव दर चुनाव बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए केरल के लिए भी निर्मला सीतारमण ने खास टैबलेट पेश किया। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवे पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत बंगाल की पुरानी सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। खासतौर पर कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच की सड़कों की हालत में सुधार लाया जाएगा। इस बात का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्मला सीतारमण खास घोषणाएं कर सकती हैं। बीजेपी इन 5 राज्यों में चुनावी जंग फतह करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी की नजर खासकर पश्चिम बंगाल में ममता के दुर्ग को भेदने की है, तो असम में अपनी सत्ता को हर हाल में बचाए रखने की भी। तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके के सहारे मैदान में है। चुनाव के पहले पेश हुए बजट में चुनाव की वजह से इस बार बंगाल सहित उन सभी राज्यों का खास ख्याल रखा गया है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। देश के 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी है, जिससे बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। और इसी वजह से निर्मला सीतारमण ने बंगाल का खास ख्याल रखा और बीजेपी की राह आसान कर दी। हाल के दिनों में केंद्र ने राज्य में कई परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड का आवंटन किया। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण सड़कों तक केंद्र धीरे धीरे राज्य में योजनाओं को सरकार अमली जामा पहनाने में जुटी है। इनमें इको पार्क, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट, जल संरक्षण और मधुमक्खियों के कॉरिडोर परियोजना शामिल हैं। पीएम मोदी और बीजेपी नेता केंद्र योजनाओं के बहाने ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव से ठीक पहले बजट में बंगाल के लिए सौगात देकर सियासी तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, जिससे ममता बनर्जी को भी केंद्र के खिलाफ बंगाल के साथ भेदभाव किए जाने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।